हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं पॉलिटी में चैप्टर नंबर जो है सो आपका 10 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया है। तो चलिए, यह एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आपका। तो हमारा है आपका यह हो गया पॉलिटी, और जो बुक हो गया एम लक्ष्मीकांत हो गया। ओके। और दूसरी बात यहाँ पे यह हो गया कि चैप्टर नंबर हो गया 10। चैप्टर नंबर आपका हो गया यहाँ पे 10, और नाम हो गया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया। यह किसको किसको देखना चाहिए यह लेक्चर को? तो इस लेक्चर को जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीए कर रहे हैं, या आप एमए कर रहे हैं, या आप पीएचडी अगर पॉलिटी से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, और बाकी जो भी एग्ज़ाम के देने वाले हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो आप जो है सो हमारे इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपका ये चीज़ आता है वहाँ पे हमारे इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है दूसरी चीज़ कि आपका अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप जो है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो आपके सब्सक्राइबर, शेयर, कमेंट, लाइक, इससे क्या होता है कि वीडियो की रैंकिंग अच्छी होती है और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता है। और आपको एक बटन ही तो दबाना है, ठीक है। तो आप रिवार्ड दे सकते हैं एक टीचर को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, आपका कोई भी संविधान है देश को चलाने के लिए जो बना है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रिजिड कर दीजिएगा तो आपके देश का विकास रुक जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबल कर दीजिएगा तो जब मन करे तब लोग चेंज कर देंगे, और इस केस में क्या होगा कि उसकी स्थिरता जो है सो नहीं बन पाएगी, या वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें संविधान को जब भी बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लचीलापन भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा उसमें कठोरता भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लचीलापन होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, और बहुत ज़्यादा कठोरता होगा तो भी उसमें प्रॉब्लम होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में लचीलापन कितना है, कठोरता कितना है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, हम लोग कैसे उसको अमेंड कर सकते हैं। और जो हमारे जो आपके पॉलिटिकल साइंस को जानने वाले लोग हैं, जिसमें अंबेडकर जी हो गए, या आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, या केसी वरे हो गए, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर क्या सोचते थे, और आज हम लोग उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपका जो इसमें संविधान को अमेंडमेंट के लिए जो है सो आपका अमेंडमेंट को हम ए लिखेंगे, क्योंकि बार बार उतना बड़ा शब्द लिखना सही नहीं है और टाइम लगेगा। तो देखिए, अमेंडमेंट के लिए आपको यहाँ मेंशन किया गया है, आपको पार्ट जो है आपका संविधान का वह 20 है। संविधान के 20 पार्ट में अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया है, और जो इसमें आर्टिकल है
U/A मतलब कि आर्टिकल हो गया 368। तो याद रखिएगा कि पार्ट हो गया 20 और आर्टिकल हो गया 368। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में अमेंडमेंट के प्रोसीजर मेंशन किया गया है, पहला चीज़। और दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें आपको इनमें जो है सो आपको प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनमें आपको प्रोसीजर बताया गया है कि हमारा संविधान का जो है सो बदलाव कैसे होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो आपका एक ब्लेंडिंग है फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कि अगर कोई रिजिड ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को CONSTN हम लिख देते हैं, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो आपका उस देश का स्टॉप ग्रोथ हो जाएगा, और फिर जो है सो आपका यह हो जाएगा बैड फॉर नेशन, ओके, पहला चीज़। और अगर आपका फ्लेक्सिबल ही सिर्फ रहे, अगर फ्लेक्सिबल ही सिर्फ रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे कि इजी टू चेंज, इसको आसानी से बदला जा सकता है। जब इजी टू चेंज रहेगा तो आपको नो सस्टेन बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को एक तरह से कहा जाए तो उसको बदलाव कैसे करना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान में बदलाव के बारे में बात आपको पार्ट 20 में किया गया है, आर्टिकल नंबर 368 में किया गया है। प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक ब्लेंडिंग है, न बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और न बहुत ज़्यादा जैसे रिजिड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे एक तरह से कहा जाए, अगर रिजिड होगा तो स्टॉप कर देगा देश के ग्रोथ के, डायनामिक नहीं रह जाएगा। यहाँ पे GROW होना चाहिए, ठीक है। और डायनामिक नहीं रह जाएगा या ऑर्गेनिक नहीं रह जाएगा, और फ्लेक्सिबल होगा तो इजी टू चेंज हो जाएगा, तो भी लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए आपको इजी टू चेंज वाले चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे एक केस है, केशवानंद भारती केस 1973, ओके। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्ड यहाँ पे ऐड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह वर्ड को जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ऐड किया। किस में ऐड किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है, कई बार क्वेश्चन यह आता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है यह वर्ड
यह कॉन्स्टिट्यूशन में, यह पार्लियामेंट ने दिया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसमें चूँकि एक्चुअल में क्या है कि संविधान में जो आर्टिकल 368 है, यह कहता क्या है कि संविधान का अमेंडमेंट कौन कर सकता है। देखिएगा यहाँ पे 2 बार बात कही गई है, तो यह जो है सो आपको पार्लियामेंट कर सकता है, और किस केस में जो है सो आपको स्टेट आपको लेजिस्लेचर जो है सो रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई है पार्लियामेंट के, ठीक है, और यहाँ पे 368 के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है, तो यहाँ पे कई बार ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो 368 के सामने जो वर्डिक्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, तो यह क्या जो है सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिसाइड तो पार्लियामेंट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है। इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, या फिर जो है सो जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे तो वहाँ भी आपसे ऐसी क्वेश्चन रेज होगी, तो वहाँ उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर बोला जाए तो इस किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है और सिलेबस का भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे आपका कि आपके प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। कि आपका अमेंडमेंट के प्रोसीजर क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 368 कुछ बता रहा है। यहाँ पे यहाँ पे आपके आर्टिकल 368 इसके लिए प्रोविज़न देता है कि अमेंडमेंट के लिए व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसीजर, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अमेंडमेंट के लिए जो बेसिक प्रोसीजर है, तो आपको जो अमेंडमेंट बिल है, पुट इन पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बिल है उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। और जब हम पार्लियामेंट कहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे है कि आप लोकसभा में रख सकते हैं, या फिर जो है सो आप राज्यसभा में रख सकते हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ पे ये बोल रहा है। दूसरा है कि आपका अमेंडमेंट बिल को जो पुट करेगा, या तो आपको यहाँ पे मिनिस्टर कर सकता है या प्राइवेट मेंबर कर सकता है, ठीक है, मिनिस्टर कर सकता है या प्राइवेट मेंबर कर सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे नो रिक्वायर्ड ए लिख रहे हैं, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि अमेंडमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट से जो है सो क्या करना है कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेसिडेंट से जाकर के परमिशन लें, ठीक है।
मतलब जैसे प्रियर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग। यहाँ पे आपके ज्वाइंट सीटिंग का भी प्रोविज़न नहीं है। मान लीजिए डिसएग्रीमेंट होता है तो होता रहे, लेकिन यहाँ पे आप जैसे ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्लियर बात है, ठीक है। उसके बाद में जो अमेंडमेंट है जो मेजोरिटी की बात होगी वह जो है सो आपका पहला तो है आपका टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 परजेंट प्लस वोटिंग में होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में रहेगा टोटल मेंबरशिप द हाउस एंड उसमें से आपको 2/3 जो है सो यहाँ पे परजेंट और वोटिंग में रहे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि हर एक हाउस को यहाँ पे सेपरेट तरीके से बिल को पुटअप किया जाएगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बाद में उस बिल को पास किया जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द फेडरल प्रोविज़न के बारे में अगर बात होती है तो आपको 50% स्टेट सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करेंगे। अगर यहाँ पे फेडरल रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होती है तो 50% आपको स्टेट जो है आपको सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे बाउंड किया गया 24 अमेंडमेंट 1971 को। पास नहीं होगा, यहाँ पे एसेंट होगा। तो बाउंड टू एसेंट अमेंडमेंट बिल बाय प्रेसिडेंट, इसको ऐड किया गया 24 अमेंडमेंट 1971 को। याद रखिए इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा भाई। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सो बाउंड हो गए हैं कि अब जो है सो जो भी अमेंडमेंट होगा उसमें प्रेसिडेंट ना नुकुर नहीं करेंगे, उनको यहाँ पे उसको पास करना ही पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। और जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा तो यहाँ पे बिकम एक्ट बन जाएगा। ओके, तो एसेंट के बाद में वह बिल जो है सो एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई है कि आपको जो है सो 368 में जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात किया गया है कि उसको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, चाहे लोकसभा में रखिए राज्यसभा में रखिए। मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों में से फ्री है, किसी कोई भी इसमें बिल को रख सकता है। और यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मॉर्निंग बिल में हमें लेना पड़ता है। उसके बाद में प्रोविजन जो है सो ज्वाइंट सीटिंग का भी नहीं है। और मेजोरिटी में 2/3 परजेंट प्लस वोटिंग और टोटल का। और each हाउस जो है सो सेपरेट बिल को पास करेगा। और फेडरल प्रोविजन होगा तो हाफ ऑफ द स्टेट जो है सो सिंपल मेजोरिटी से उसको बिल को पास करेगा। और यहाँ पे अमेंडमेंट वाला जो प्रोसीजर है, तो अमेंडमेंट अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पार्लियामेंट में कर दिया है तो प्रेसिडेंट उसको रोकेगा नहीं, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा।
ये हो गया हमारा टोटल। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट, व्हाट इज द या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। आपको पता है कि अमेंडमेंट को हम लोग ए लिखते हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि आर्टिकल हमारा कौन सा है, तो 368 है। 368 में जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में यह बात करता है, यह बात करता है आपका 2 टाइप्स के। तो पहला है यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पहला है आपका कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, और दूसरा इसमें पॉइंट है वह क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट जो है यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि 368 में 2 ही प्रोविज़न के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर हो गया? यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें 2 ही टाइप के अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया है जो 368 में बात करता है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर और जुड़ता है जो आपका सिंपल मेजॉरिटी से है। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी, बट यह जो है सो आपका यह 368 में यूज या मेंशन नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसको मेंशन 368 में बिल्कुल नहीं किया गया है। ओके, अब यहाँ पे आता है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या अमेंड कर सकते हैं। तो जो आप यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें आपका, तो आप नया स्टेट बना सकते हैं। आप जो है सो आपका SLC, आप जो है सो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल SLC को आप ले आ सकते हैं, या आप जो है सो आपका सेकंड आपको शेड्यूल में चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा प्रोविज़न है जिसको आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट और DPSP को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा चीज़ लगभग इसमें आ जाता है। बाकी प्रेसिडेंट वाला जो हम लोग उसको वाला देख लेंगे बाद में आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपको जैसे नया स्टेट बनाना या एरिया चेंज करना, नया स्टेट बनाना हो गया, या स्टेट का एरिया को बदलना हो गया, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके अलावा जो है सो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आप लोग एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। जैसे आपको इसमें हो गया सुप्रीम कोर्ट के, आपको जुडिशन को आप बढ़ा सकते हैं, जज को प्यूनाइज कर सकते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं पार्लियामेंट, प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को चेंज कर सकते हैं, कमेटी के रूल्स ऑफ द प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं, सैलरी अलाउंस हो गया, कोरम हो गया, सेकंड शेड्यूल, एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। तो ये सारा चीज़ इसमें है। अब हमें एक एक करके थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे डिटेल में कि हमारा जो है आपका स्पेशल मेजोरिटी में क्या आएगा और नॉन स्पेशल मेजोरिटी में क्या आएगा। हालांकि इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग यहीं पे देख लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं खाएंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अपन डिस्कस तो कर ही चुके हैं। इस वाले में आपका टोटल प्लस 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, अमेंडमेंट में मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो ये लोग रहेंगे, टोटल मेंबरशिप और प्लस 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग हो गया। और यहाँ पे दूसरा चीज़, यहाँ पे जो अमेंडमेंट जो करेंगे वो क्या करेंगे आप तो यहाँ पे आप लोग फंडामेंटल राइट को कवर कीजिए और दूसरा है डीपीएसपी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसमें भी वैसे ही है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर इसके बारे में बात करें हम तो यहाँ पे हो गया आपका टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, पहला चीज़ तो ये हो गया। अब इसमें जो है सो आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, प्लस आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और उसके बाद में जैसे आपको इलेक्शन जो है आपका एमपी या एमएलए के इलेक्शन में आप प्रोसीजर में चेंज करना चाहते हैं, जो भी आपका फेडरल चीज़ से रिलेटेड होगा, मतलब स्टेट से जहाँ भी रिलेटेड होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको वहाँ पे, और इसमें 368 में भी अगर बदलाव करना है तो 368 में भी इसी के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी स्टेट का मैटर आता है। तो ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज जो है सो अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ गलत कर देंगे, तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, मैनर हो गया, आपको स्टेट यूनियन टेरेटरी हो गया, आपको जो है सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द, अच्छा हाँ, इसमें 7 शेड्यूल भी, खुद ही 7 शेड्यूल इसमें आएगा, 7 शेड्यूल इसमें खुद ही आएगा, ये भी पॉइंट है। उसके अलावा जैसे आपको 7 शेड्यूल हो गया, जीएसटी हो गया, जीएसटी भी आपको इसी में आएगा, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, जीएसटी हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे 7 शेड्यूल अपन ने कर ही लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट भी इसी में आएगा। मैंने अब हालांकि एमपी एमएलए तो लिख ही दिया, लेकिन चलिए आरपीए लिख देते हैं हम। ये जो है आपका ओवरऑल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखने जा रहे हैं आपका कि व्हाट इज़ द बेसिक क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इसको क्रिटिसाइज लोग कैसे किए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म। कि अमेंडमेंट में क्रिटिसिज्म क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि आपके पास में कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, ठीक है, ताकि इस पर थिंक टैंक नहीं एक तरह से कहा जाए। कोई स्पेशल बॉडी नहीं है जो थिंक करे कि भाई ये अमेंडमेंट सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि जैसे यूएसए में आप देखिएगा, इनिशिएट जो करता है वह स्टेट करता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है आपका वह ये है कि मेजर पार्ट जो है आपका मेजर पार्ट अमेंडेड बाय जो है सो आपका पार्लियामेंट में कर लेता है, ठीक है। मेजर पार्ट जो है सो पार्लियामेंट इटसेल्फ ही कर लेता है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो आपका 50% जो स्टेट हैं, इसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि कितना दिन में जो है सो हमारे स्टेट उसको रेटिफाई करेंगे। तो आपको बहुत सारे स्टेट जो है सो ऐसे ही रख देते हैं बहुत दिन तक, जो कि एक सही बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर है यहाँ पे कि नो ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन, नो प्रोविजन जो है सो आपका ज्वाइंट सिटिंग का, नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग के लिए यहाँ प्रोविजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको कि एक तरह से आपको मोर चांस टू कोर्ट इंटरफेरेंस, हर एक अमेंडमेंट के लिए कोर्ट इंटरफेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको केसी वारे कहते हैं कि यह जो है सो बढ़िया जो है सो आपको एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक बढ़िया वो है, और जवाहरलाल नेहरू कहे कि अगर बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो देश का विकास रुक जाएगा। अंबेडकर बोले कि देखो सारे देश को सोच समझ के इसको बनाया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए जो है सो समय के साथ चेंज भी होगा। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का जो क्रक्स था जिसको हमने बता दिया। धन्यवाद।